नमस्कार आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर सेकंड के लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के यूनिट 2 के बारे में। जो यूनिट 2 है उसमें हम बात करेंगे पार्टनरशिप एक्ट की। ये एक स्पेसिफिक एक्ट है रिलेटेड टू पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स पार्टनरशिप पर डिपेंड करते हैं उनको गवर्न करने के लिए एक एक्ट है ये पार्टनरशिप एक्ट, जिसमें हमारे पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म को डील कैसे करते हैं, डिसॉल्व कैसे करते हैं, पार्टनर कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी कवर होती हैं। राइट्स और ड्यूटीज़ क्या है पार्टनर की। बट आपके सिलेबस में जितना पार्ट है वो ये है कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर। थर्ड आपका टॉपिक है इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स, पोजीशन ऑफ माइनर। एंड फोर्थ आपका टॉपिक है डिसोल्यूशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें डिसोल्यूशन वाला पॉइंट और ये आपका पोजीशन ऑफ माइनर, इसका मतलब ये दोनों पार्ट जो है आपके 12.5 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज़ ये जनरली 5 मार्क्स में पूछी जाती हैं, 5 मार्क्स और ये 5 मार्क्स। ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ को अगर मर्ज कर दें तो इसके साथ तो ये आपका 12.5 में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका बाइफिकेशन रहेगा इस यूनिट का। सिंपल यूनिट है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यूनिट नहीं है। ठीक है। तो ये रहेगा। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप में नेचर ऑफ पार्टनरशिप समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या चीज़ है। देखो, एक एग्जांपल के पॉइंट पे आपको समझाता हूँ मैं। मान लो ये दो लोग हैं, ये ए का हाउस, ये ए की शॉप है और ये बी की शॉप है। ठीक है। अब ये दोनों एक ही स्किल में ट्रेंड हैं। सपोज इसको भी कुकिंग आती है और इसको भी कुकिंग आती है। ठीक है। अब ये दोनों अगर इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट खोल लें ए और बी के नाम से, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या होगी, जो कस्टमर्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, कुछ यहाँ आएंगे कुछ वहाँ आएंगे। तो इनके पास बिजनेस रन करने के लिए ये ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन इनके पास क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इनके पास क्या होगा कि ये दोनों पार्टनरशिप में आ जाए। ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या होगा कि ये अपनी कंपनी बना ले, ये अपनी कंपनी बना ले, इसको बोलते हैं ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, ये दोनों मिलकर एक कंपनी बना ले, इसको बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन क्या होगा, ये दोनों पार्टनरशिप में तो आए, इस वाले ऑप्शन में आए, बट रिलेटेड टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी बोलते हैं उसको, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी मैं कवर करूंगा इसी वीडियो में। ठीक है। तो इनके पास ये ऑप्शंस हैं एक बिजनेस को रन करने के लिए। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं तो वहाँ पे इंडिविजुअली मेहनत करेंगे और इंडिविजुअली रिजल्ट आएगा। बट क्योंकि दोनों साथ में ही हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के कस्टमर काटेंगे और एक दूसरे को डिग्रेड करेंगे। ठीक है। पार्टनरशिप में अगर आ जाते हैं तो ये दोनों एक साथ वर्क करेंगे फॉर सेम बिजनेस। सपोज ए और बी ने एक फर्म बना ली, अब ये पूरी जो इनका पूरा रेस्टोरेंट था वो एक हो गया। तो पहली बात तो इनको एरिया बड़ा मिल गया मर्जिंग करके। ठीक है। उसके साथ इनका जो कस्टमर का डिवीजन था वो भी खत्म हो गया कि कस्टमर डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो भी कस्टमर आए सीधा ए और बी के फर्म में आ गए। ठीक है। और आपकी जो लायबिलिटीज हैं, जो वर्किंग है, एज अ प्रिंसिपल एजेंट हो जाएगा पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है। तो ये आपका पार्टनरशिप की तरीके से रन हो गया। उसके बाद जो प्रॉफिट हुए, मान लो 50 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट हुए तो 25 इसके हो जाएंगे, 25 इसके हो जाएंगे, जो जनरल एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद ओपीसी, वन पर्सन कंपनी क्या है, ए अपने नाम से कंपनी रजिस्टर करा ले, बी अपने नाम से कंपनी रजिस्टर करा ले और दोनों अपने अपना हिसाब से वर्क करें। ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, ये दोनों डायरेक्टर्स बन जाए, इन दोनों के बीच में जो शेयर होगा 100% होगा। अब इसका जो कंपनी का एग्रीमेंट होगा, सपोज 75% ए का हो गया और 25% बी का हो गया, या 50-50%, जैसे भी कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिसाइड करते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ये होता है कि अगर मान लो किसी पर्सन ने, ए और बी ने पार्टनरशिप रजिस्टर करी। ठीक है। तो पार्टनरशिप रजिस्टर करने से क्या होगा, प्रॉफिट का इनका एक एग्रीमेंट बन जाएगा कि सपोज 50% प्रॉफिट ए का और 50% प्रॉफिट बी का। ठीक है। एक वर्किंग का एग्रीमेंट बन जाएगा किस फील्ड में ये वर्क करेंगे। बट जब बात आएगी लायबिलिटी की तो यहां पे ए और बी दोनों ही पर्सनली लायबल होंगे। ठीक है। अगर मान लो कोई क्लाइंट है सी, जिसने ए और बी की फर्म के साथ डील करा, तो वहां पे अगर कोई सी को लॉस होगा तो सी, ए और बी ये नहीं कह सकते कि आप हमारे फर्म के एसेट में से पैसा काटोगे। नहीं, यहां पे क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, यहां पे पार्टनर्स को ही पार्टनरशिप फर्म रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो केस होगा वो ए और बी के अगेंस्ट होगा और जो भी लॉस होगा वो ए और बी को पर्सनली देना पड़ेगा। बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि ए और बी पार्टनर्स तो हैं बट इन्होंने अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड कर लिया। सपोज अप टू 50 लाख, अगर इसका क्लेम 100 लाख रुपीस का है,
मतलब 1 करोड़ रुपीस का है, तो इसमें जो इनके लिमिटेड लाइबिलिटी है वो है 50 लाख की, मतलब 25 लाख रुपीस ईच, जो अगर एक जनरल एग्रीमेंट है तो, नहीं तो जिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हुआ उस एग्रीमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो 25 लाख रुपीस ईच की लाइबिलिटी बनती है। अब वो चाहे एसेट को बेच के आए, सपोज ये रेस्टोरेंट को बेचे, ए अपने पार्ट को और बी अपने पार्ट को, या फिर वो अपना पर्सनली कहीं से लेके आए, डजंट मैटर। बट पार्टनरशिप में ये ऐसी कोई लिमिटेड नहीं होती लाइबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है, ये 100 लाख का मतलब 100 लाख, मतलब 1 करोड़ का मतलब 1 करोड़। आपको पर्सनली घर बेचना पड़े, दुकान बेचना पड़े, जो बेचना पड़े, गाड़ी बेचनी पड़े, डजंट मैटर, आपको वो कंपनसेशन देना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की ये है कि ये कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप भी नहीं होती। ओपीसी 1% कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर मान लो कोई भी पर्सन केस करेगा तो इस 1% कंपनी के डायरेक्टर के अगेंस्ट केस ना करके 1% कंपनी के अगेंस्ट केस करेगा, ठीक है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो इसमें भी अगर कोई केस होगा तो उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अगेंस्ट केस होगा, ना कि डायरेक्टर के अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप तो सेम है बट लाइबिलिटीज लिमिटेड हो गई, इसके लिए एलएलपी एक्ट अलग है, ठीक है। तो पार्टनरशिप सेम है बट लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई है और उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए वो लायबल होंगे। तो ये आपका एक क्रक्स है कि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप और 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। अब उसके बाद डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ पार्टनरशिप इज अ लीगल रिलेशनशिप फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट between two or more individuals who agree to share profits and losses of a business carried on by all or any of them acting for all, ठीक है। जरूरी नहीं है ए और बी ने पार्टनरशिप करी तो ए और बी दोनों ही वर्क करेंगे। ए और बी पार्टनरशिप कर सकते हैं जिसमें ए वर्क कर सकता है, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट। अगर उन्होंने इस तरीके का एग्रीमेंट बनाया कि ए वर्क करेगा बी रेस्ट करेगा तो ऐसा भी हो सकता है, बी वर्क करेगा ए रेस्ट करेगा ऐसा भी हो सकता है, 50% वर्क ए करेगा 50% वर्क बी करेगा ऐसा भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। उसी एग्रीमेंट में डिसाइड करते हैं कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा और शेयरिंग ऑफ लॉसेस कैसे होगा, ठीक है। पार्टनरशिप्स इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन, इट रिक्वायर्स एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स बट द रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता, जैसे 1% कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है बट पार्टनरशिप की केसेस में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता। सिर्फ एक एग्रीमेंट होगा बिटवीन द पार्टीज तो वो भी एक पार्टनरशिप फॉर्म बन जाएगी। एन अनरजिस्टर्ड फर्म हाउएवर हैज लिमिटेड लीगल राइट्स। हाँ, अगर रजिस्टर्ड होगी तो उस केस में क्या होगा कि उसके राइट्स थोड़े बढ़ जाएंगे क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ हो जाएगी। बट अगर अनरजिस्टर्ड है तो वहाँ पे जो उनके राइट्स होंगे वो लिमिटेड होंगे। उसके सेकेंड है आपका नंबर ऑफ पार्टनर्स। जो नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे वो मिनिमम 2 होने चाहिए। भाई एक का तो पार्टनरशिप हो नहीं सकता, 2 होने चाहिए और मैक्सिमम ऑफ 50। अब एक क्वेश्चन आता है, सपोज एक पर्सन है ए और एक 1% कंपनी है बी की, ठीक है, मतलब 1% कंपनी है, ठीक। अब क्या पार्टनरशिप फॉर्म जो बनेगी इन दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप होगी तो क्या ए और बी की होगी या ए और 1% कंपनी की होगी, ठीक है। ये चीज क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें डिपेंड करता है कि जो बी पार्टनरशिप बना रहा है वो क्या पर्सनल कैपेसिटी में बनाना चाहता है या फिर एज अ डायरेक्टर ऑफ 1% कंपनी बनाना चाहता है। तो अगर डायरेक्टर ऑफ 1% कंपनी होगा तो यहाँ पे जो मिनिमम ऑफ 2 का क्राइटेरिया है वो वहां पे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो 1% कंपनी या जो कंपनी होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी काउंट होती है। तो यहाँ पे 2 एंटिटीज हो जाएंगी, एक ए की एक 1% कंपनी की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लाइबिलिटी। द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड टू सेटल बिजनेस डेट्स। अगर मान लो कोई डेट है उसको सेटल करना है तो पार्टनर्स के पर्सनल घर, दुकान, मकान सब बिक सकता है, उसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो पर्सनल डेट्स को भी सेटल करने के लिए पार्टनर्स के जो पार्टनर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स को, कार, होम वगैरह सारी चीज़ें वो बेच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी, एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड प्रिंसिपल फॉर द फर्म। मतलब फर्म के लिए जो पार्टनर्स हैं वो एजेंट भी हैं और वो प्रिंसिपल भी हैं। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस को शेयर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आता है इसका एक कंपैरिजन चार्ट है, ये आप देख सकते हैं। जो अदर लीगल एंटिटीज़ हैं जैसे पार्टनरशिप एक्ट हो गई, पार्टनरशिप हो गई, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक कंपनी हो गई और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो गई। इसी में होता है ओपीसी 1% कंपनी, ठीक है। 1% कंपनी कोई अलग चीज़ नहीं है, इसी का पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले गवर्निंग लॉ देख लेंगे। इसमें कोई सोल प्रोप्राइटरशिप में नो गवर्निंग लॉ है, कंपनीज एक्ट है, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक। उसके बाद
फॉर्मेशन कैसे होता है, सिंपल एग्रीमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। सोल प्रोप्राइटरशिप में अपने नाम से आप बिजनेस करते हो। कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है वो स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है, जिसके में आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन विद एमसीए, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है उनका रजिस्ट्रेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, सम टाइम सिमिलर पैटर्न होता है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी इसमें अनलिमिटेड और इसमें लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स है उसके अकॉर्डिंग लिमिटेड है। लिमिटेड टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स, जितना कंट्रीब्यूशन होगा पार्टनर्स का उतने के लिए लिमिटेड होगी। लीगल स्टेटस क्या है, जो पार्टनरशिप होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। मैंने अभी बताया था सोल प्रोप्राइटरशिप भी नहीं होती, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और सिमिलरली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो कि रजिस्टर्ड होगी वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। टैक्सेशन, टैक्स एज फर्म की तरह टैक्स होता है, टैक्स एज इंडिविजुअल की तरह टैक्सेशन होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में इंडिविजुअल की तरह टैक्स होगा। और टैक्स एज अ कंपनी, जो कंपनी होगी एमसीए वाली वो कंपनी की तरह टैक्स होगी। और टैक्स फर्म जो एलएलपी होगी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। मैनेजमेंट, जॉइंट मैनेजमेंट बाय पार्टनर्स होता है। सेल्फ कंट्रोल होता है प्रोप्राइटर का, मोनोपोली वाला, कि भाई एक ही पर्सन है तो वही कंट्रोल करेगा। मैनेज बाय डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स, तो जो कंपनी होती है वो डायरेक्टर और शेयर होल्डर के थ्रू मैनेज होती है। और मैनेज बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, जो एलएलपी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, डिसॉल्व ऑन डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, डेथ और इंसॉल्वेंसी पे डिसॉल्व हो जाती है। एंड्स विद डेथ और रिटायरमेंट ऑफ प्रोप्राइटर ने अपना काम खत्म कर दिया, उसकी डेथ हो गई, प्रोप्राइटरशिप खत्म। परपेचुअल सक्सेशन मतलब ये आपके हायरार्की में जाती है, जैसे आपके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, ठीक है। ऐसे ही एलएलपी भी आपके हायरार्की में जाती है। इसमें नॉमिनी बेसिकली बनाया जाता है, नॉमिनी को इसकी ओनरशिप मिल जाती है आफ्टर दैट पर्सन। उसके बाद ये था आपका कंपैरिजन। अब बात करेंगे नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। ये था आपका बैकग्राउंड सेशन, ठीक है। तो सिलेबस में सबसे पहले वॉलंटरी एग्रीमेंट, नेचर कैसे डिसाइड होगा, वॉलंटरी एग्रीमेंट के थ्रू। अ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। The contract must specify all essentials of a valid contract under the Contract Act, such as free consent, lawful object and consideration, ठीक है। ये आपके सेमेस्टर 1 में कवर्ड है कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा पार्टनरशिप का, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो तो सेटिस्फाई होने ही चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन ही ब्रीच हो रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, सेक्शन 4 ऑफ एक्ट डिफाइंस अ पार्टनरशिप एज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सब करेंगे या तो कोई भी करेगा सबके बिहाफ पे, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ टू इंडिविजुअल एग्री टू जॉइंटली रन अ बुक स्टोर एंड शेयर प्रॉफिट्स, दे फॉर्म अ पार्टनरशिप, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत क्लियर है, ये केस लॉ आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, a element of partnership is the sharing of profit. However, sharing of profit alone does not constitute a partnership unless there is an agreement to carry on business together. अब सपोज A और B, इसका एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है। इनका कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ। इन्होंने क्या करा, B के पास एरिया ज़्यादा था तो A ने क्या करा, इससे कुछ एरिया रेंट आउट कर लिया, ठीक है, रेंट कर लिया। अब क्या हुआ कि इस रेंट का जो डिसीजन हुआ वो इस तरीके से हुआ कि यहाँ पे उसने कुछ चेयर्स डाल दी, ये रेस्टोरेंट है तो यहाँ पे चेयर्स डाल दी। अब इस चेयर का प्रॉफिट इस तरीके से बटा कि 20% ए रखेगा और 80% बी रखेगा, ठीक है। ये इस एरिया का प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। बट उन्होंने कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं करा, तो यहाँ पे क्या होगा कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो हो रहा है, बट क्योंकि कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो ये पार्टनरशिप नहीं कंट्रीब्यूट होगी, ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, if a landlord receives a share of profit from tenant as rent, it does not make him a partner, ठीक है। कुछ इसी तरीके का ये एग्जांपल है। उसके बाद ये केस लॉ आप देख सकते हैं। उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी, द एसेंस ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी, मीनिंग ईच पार्टनर एक्ट एज बोथ प्रिंसिपल और एजेंट फॉर द फर्म। मतलब जो पार्टनर्स होंगे, मान लो कोई 10 पार्टनर्स हैं तो 10 के 10 पार्टनर्स जो फर्म के बिहाफ पे हैं तो वो प्रिंसिपल भी हैं और एजेंट भी हैं। मतलब वो प्रिंसिपल बन के काम भी कर रहे हैं और वो एजेंट बन के डील भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये म्यूचुअल एजेंसी वाला सिस्टम इसमें लगता है और एजेंसी पार्ट ऑलरेडी यूनिट 1 में कवर्ड है। अच्छा, इसमें एक और चीज, अ पार्टनर कैन बाइंड द फर्म एंड अदर पार्टनर्स बाय देयर एक्शन प्रोवाइडेड द एक्ट्स आर विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस। अब एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मान लो ए और बी 2 पार्टनर्स है, चलो 3 मान लो, ठीक है। अब इनका जो स्कोप था वो सेलिंग ऑफ बुक्स का था, ठीक है। अब इसने एक पर्सन से कमिट कर दिया डी से कि ये बुक्स को देगा 50 रुपीज पर बुक, ठीक है। और जबकि जो इनका बिजनेस डिसाइडेड था वो था
₹70 पर बुक, ठीक है, जो मिनिमम कॉस्ट थी। अब इसने ₹50 में वादा कर दिया, तो ये दोनों पार्टनर्स ए और बी जो पार्टनर्स हैं ये बाइंड हो गए उसके वादे से, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सिक्वेंस है पार्टनरशिप का कि अगर एक पार्टनर ने कोई कमिटमेंट कर दिया तो फिर उसके लिए सारे पार्टनर्स बाइंड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सी जो कमिट कर रहा है डी से एज एन एजेंट कर रहा है, एजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एजेंट के कमिटमेंट के लिए प्रिंसिपल बाइंड होते हैं, तो यहाँ पे तीनों प्रिंसिपल्स हैं, ए बी और सी तीनों प्रिंसिपल्स हैं, तो तीनों बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, अब कहाँ पे बाइंड नहीं होंगे, एग्जांपल देता हूँ कि इनका बुक्स के लिए पार्टनरशिप बनी है, बट इसने जो कमिटमेंट किया है वो कॉपीज के लिए कर दिया, जो कि इनके स्कोप में है ही नहीं, बिजनेस के स्कोप में है ही नहीं। तो यहाँ पे ये तीनों पर्सन ये बाइंड नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे सी पर्सनली, डी और सी के बीच में पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और डी जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोल सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इफ वन पार्टनर परचेसेस गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, द फर्म इज लाइबल टू पे फॉर गुड्स। फर्म के लिए गुड्स खरीदे, तो जो भी गुड्स खरीदे जा रहे हैं फर्म के लिए, तो फर्म की लाइबिलिटी बनती है पेमेंट करने के लिए, ना बिजनेस पर्पस। एक फर्म बनाने के लिए द फर्म मस्ट बी इंगेज्ड इन लॉफुल बिजनेस, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और क्लब्स डू नॉट क्वालिफाई एज पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी इन दोनों और प्लस सी, ठीक है, ये तीन लोग अगर मिल रहे हैं तो बिजनेस के लिए बनना चाहिए, बिजनेस के लिए होगा तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। अगर चैरिटेबल, जहां पे नो प्रॉफिट वाला सीन है, ऑर्गेनाइजेशन है या क्लब है, तो वहां पे वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। एग्जांपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्मिंग ट्रस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस इज नॉट अ पार्टनरशिप। अगर कोई एजुकेशनल पर्पस के लिए ट्रस्ट बनाया जा रहा है तो ट्रस्ट की एक अलग एक्ट है, ठीक है, वहां पे वो पार्टनरशिप नहीं होती, वो ट्रस्ट बनाया जाता है, ठीक है, वहां पे ट्रस्टीज होते हैं, वो बिजनेस के लिए नहीं होता, वो वेलफेयर के लिए होता है। उसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये मैं कवर कर ही चुका हूं। इन अ पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर is unlimited. If the firm's assets are insufficient to meet its debts, the partner's personal assets can be used to settle the liabilities. ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ये केस लॉ पढ़ सकते हैं। उसके बाद नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ये मैंने बता दिया। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या, एक जुरिस्टिक पर्सन। जुरिस्टिक पर्सन मतलब कि अगर मान लो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सपोज ए, ठीक है, ये ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बी ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया इस ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो इसका डायरेक्टर है डी, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो कोई डैमेज कॉज होता है तो ये जो बी सूट करेगा वो ए प्राइवेट लिमिटेड पे सूट करेगा, क्योंकि ये एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, इसके अगेंस्ट सूट किया जा सकता है। या फिर अगर बी ने डैमेज कॉज किया है तो ए कंपनी खुद के बिहाफ पे सू करेगी बी को, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, वो जो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वो ज्यूरिस्टिक पर्सन होता है जिसके खिलाफ केस किया जा सकता है या जो केस कर सकता है, ठीक है। द सेपरेट लीगल एंटिटी कैन बी सूड और कैन सू, ठीक है। इसका एग्जांपल देखेंगे, इफ अ फर्म एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट द पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल फॉर इट्स परफॉर्मेंस, ठीक है, ये केस लॉ है, ये देख लेंगे आप। उसके बाद रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, ये मैंने बता दिया। अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो बेटर होता है फॉर देयर राइट्स। अगर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है तो इसका मतलब रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है तो पार्टनरशिप सिर्फ एक बिजनेस से भी सिर्फ एक एग्रीमेंट से भी बन सकती है, ठीक है। उसके बाद ये केस लॉ आप देख लेंगे। डिसोल्यूशन कैसे होता है, डिसॉल्व बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तीन तरीके से होता है, पहला म्यूचुअल, दूसरा इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर ये, और तीसरा ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ये आपका नेचर खत्म हो गया। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहला राइट क्या है, राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। जो भी बिजनेस हो रहा है उसको फुल राइट है पार्टिसिपेट करने का। इसका एक्सेप्शन क्या है, स्लीपिंग पार्टनर। अगर स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर मतलब उसने सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट था वो कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया, बट उसका रोल ये है कि भाई वो वर्क नहीं करेगा, तो वो स्लीपिंग पार्टनर होता है, ठीक है। तो स्लीपिंग पार्टनर के केसेस में उसके बाद राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस नहीं होता, ठीक। Every partner has right to take part in conduct and management of the business unless otherwise agreed. This ensures equality and active participation among the partners. Example, if A is excluded from decision making by other partners without justification, it violates their right. नेक्स्ट है आपका राइट टू बी कंसल्टेड। कंसल्टेशन मैंडेटरी है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। एवरी पार्टी हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन मैटर रिलेटेड टू फर्म बिजनेस। Decisions on ordinary matters can be made by majority consent, but changes to firm's nature require unanimous agreement. मतलब
अगर मान लो कोई जनरल डिसीजन है तो वो मेजॉरिटी, मान लो 5 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी ई, 5 पार्टनर्स हैं, तो जो जनरल डिसीजंस होंगे वो आप मेजॉरिटी बेसिस पे लोगे। सपोज 4 लोगों ने येस कर दिया और एक ने नो कर दिया तो येस हो जाएगा, ठीक है, जैसे होता है जनरली। बट अगर मान लो कि जो डिसीजन है वो डिसीजन है रिलेटेड टू फर्म्स नेचर, सपोज ये नेचर है बुक स्टोर का, अब इसको कन्वर्ट करके हमें कोचिंग सेंटर में करना है, तो ये यहां पे सारी पार्टनर्स की मर्जी को इन्वॉल्व किया जाएगा, सारी पार्टनर, मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग नहीं होगा। यहां पे अगर मान लो 4 लोग एग्री करते हैं, ए बी सी और डी एग्री करते हैं और ई नहीं एग्री करता, तो ये नेचर नहीं चेंज हो सकता। हाँ, फिर इनके पास ये ऑप्शन है कि ये एक अलग पार्टनरशिप बना ले और वो कैरी ऑन कर सके। If majority of partners decide to change the business type from trading to manufacturing without consulting all partners, it violates their right, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट अकाउंट। ये तो हर किसी का राइट है, ये कंपनी में भी होता है। द पार्टनर्स हैव राइट टू एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ फर्म एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे। उसके बाद एग्जांपल है, अ पार्टनर बी कैन डिमांड एक्सेस टू फर्म्स लेजर टू वेरीफाई ट्रांजैक्शंस। उसके बाद राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, राइट टू शेयर प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर करने का राइट है पार्टनर्स के पास अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट, ठीक है। जिस रेशियो में एग्रीमेंट में डिसाइडेड होगा उस रेशियो में शेयर होगा। एग्जांपल, इफ अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टेट्स पार्टनर ए गेट्स 60% एंड पार्टनर बी गेट्स 40%, दिस ओवरराइड्स डिफॉल्ट रूल। मतलब वैसे तो 50-50% होता है, मतलब जितना आएगा सब में बराबर बढ़ जाएगा, बट एग्रीमेंट अगर स्पेसिफिकली कह रहा है तो उस केस में जो डिफॉल्ट रूल है 50% वाला वो हट जाएगा और ये वाला रूल जो एग्रीमेंट होगा वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स होगा, ठीक है। उसके बाद राइट टू इंडेमनिटी, अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंडेमनिटी फॉर any payments made or liabilities incurred in course of firm's business or to protect it from loss। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई भी पार्टनर है, ए बी सी और डी, 4 पार्टनर्स हैं, इसने मान लो ए ने कोई ट्रांजैक्शन की एफ के साथ, ठीक है, तो इसको इंडेमनिटी मिलेगी, पूरे पार्टनर्स इसके साथ खड़े होंगे, इंडेमनीफाई करेंगे। ये नहीं कोई दिक्कत हो जाए तो तुम अकेले निपटो, ऐसा नहीं होगा। ए को पूरी इंडेमनिटी मिलेगी इन सब की तरफ से, मतलब इंक्लूडिंग ए बी सी डी, ठीक है। तो इन सब की तरफ से इंडेमनिटी मिलेगी कि अगर कोई भी केस बनता है, कोई भी डैमेजेस बनते हैं तो वो सारे के सारे लायबल होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, पार्टनर सी पेज फॉर अर्जेंट रिपेयर्स टू फर्म्स मशीनरी एंड कैन क्लेम रीइंबर्समेंट। सी ने अर्जेंट रिपेयर करा दिया, बाद में रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकता है, ठीक है। राइट टू रिटायर, पार्टनर का राइट है रिटायर करने का। अब पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म इन अकॉर्डिंग्स विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट और विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग क्विट कर सकता है, रिटायर कर सकता है, या फिर अगर एग्रीमेंट ऐसा नहीं है तो विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ये आ गया आपका, ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ, गुड फेथ में काम करेंगे, कोई मेलाफाइडी या डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एग्जांपल, कंसीलिंग प्रॉफिट फ्रॉम अदर पार्टनर वुड वायलेट दिस ड्यूटी। ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस डिलीजेंटली, ये आपका नेक्स्ट है। ईच पार्टनर इज ऑब्लिगेटेड टू कैरी ऑन फर्म्स बिजनेस विद ड्यू केयर एंड एफिशिएंसी, ठीक है। इफ अ पार्टनर ए निग्लेक्ट्स देयर ड्यूटीज एंड कॉजेज लॉस टू द फर्म देन ही कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल। अगर मान लो एक फर्म है ए बी सी और डी, इसमें ये 3 तो अच्छे से काम करें, इसने कोई नेग्लिजेंट एक्ट कर दिया और लॉस हो गया फर्म को, तो इसको ही इसके अगेंस्ट केस हो जाएगा, मतलब बी सी और डी वर्सेस ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी लाइबिलिटी, यहाँ पे फिर कोई उसको इंडेमनिटी नहीं मिलेगी और इसकी जो लाइबिलिटी, जो इसके डैमेजेस कॉज किए हैं उसको देने पड़ेंगे फर्म को, ठीक है। उसके बाद ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, जो ट्रू अकाउंट्स है, जो सच्चाई है उसी को बताया जाएगा। उसके बाद ड्यूटी नॉट टू अर्न प्राइवेट प्रॉफिट, हाँ प्राइवेट प्रॉफिट नहीं कर सकते। ए बी सी और डी जैसे 4 लोग हैं, अब ये लोग सब कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, बट इसने क्या करा, एक प्राइवेट, जैसे बुक की शॉप है तो इसने एक प्राइवेटली किसी पर्सन मान लो एफ को बुक सप्लाई कर दी, तो वहाँ से प्राइवेट प्रॉफिट आ गया, तो ये अलाउड नहीं है पार्टनरशिप के केसेस में। सेक्शन 16 इसमें मैटर करता है। इफ अ पार्टनर डी डाइवर्ट्स अ क्लाइंट टू देयर ओन प्राइवेट बिजनेस, द प्रॉफिट मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द फर्म, ठीक है। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉसेस, ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। ड्यूटी नॉट टू कॉम्पीट, आपस में कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे। ए बी सी डी मान लो 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो एक और फर्म यहाँ पे मान लो एफ का एक और काम चल रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का बुक स्टोर ही है, बुक स्टोर है, तो अब ए जो है ऐसा नहीं करेगा कि यहाँ पे काम कर रहा है और साथ में यहाँ पे भी काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, पार्टनर मस्ट नॉट इंगेज इन कॉम्पिटिंग बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। ए अगर इस जगह पे काम कर रहा है और ए को अगर एफ के साथ भी अच्छा ऑफर आ रहा है तो उस वहाँ पे जाने के लिए इन सबकी कंसेंट लगेगी, ठीक है।
उसके बाद ये आपके क्रक्स में मैंने सारे सेक्शंस में लिख दिया है कि ये कैसे कैसे क्या क्या कवर हो रहा है आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ में, ये आप एक बार देखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद अब इसकी बात करेंगे इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स की। इसमें सबसे पहले इनकमिंग पार्टनर मतलब क्या है, ए मान लो ए बी सी और डी 4 लोग थे, अब इसमें ई भी एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एडमिटिंग ऑफ पार्टनर्स। इनकमिंग पार्टनर इज वन हु इज एडमिटेड इनटू द फर्म वाइल कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब ई की एंट्री कब अलाउड होगी, जब सारे लोग कंसेंट करेंगे येस में। कंसेंट ऑफ पार्टनर्स मैंडेटरी हो गया, ठीक है। अ न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन इन द पार्टनरशिप डीड। अगर मान लो कोई साइलेंट पार्टनर है और उसने ऐसा कुछ बोल रखा है कि उसकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसकी कंसेंट के बिना भी एडमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके सेकंड, लायबिलिटी ऑफ इनकमिंग पार्टनर, सेक्शन 31 का क्लॉज 2 है ये। एंड इनकमिंग पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर द एडमिशन ऑफ दैट पर्सन अनलेस एक्सप्रेसली एग्रीड। मतलब फर्म में आने से पहले जो भी हुआ है उसके लिए वो लायबल नहीं है, ना प्रॉफिट के लिए ना लॉसेस के लिए। अगर एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि पहले के लिए भी लायबल है तो लायबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। Example, if a firm incurs a debt before partner A is admitted, A is not liable for repayment unless the agreement states otherwise. Outgoing partner मतलब पार्टनर एग्जिट कर रहा है, ए बी सी और डी है, अब डी को मान लो एग्जिट करना है, ठीक है। तो क्या है उसके लिए, तो इसमें पहला मोड ऑफ सेसेशन क्या है, रिटायरमेंट। रिटायर हो गया, सेक्शन 32, एनी पार्टनर कैन रिटायर विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बाय गिविंग नोटिस ऑफ इफ द पार्टनरशिप इज एट विल, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर कॉन्स्टिट्यूट्स टू बी लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर द रिटायरमेंट अनलेस अ पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट इज इशूड। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ए बी सी और डी 4 लोग हैं। डी की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब डी को बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं उस एरिया में। अब डी को रिटायर होना है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिटायरमेंट के टाइम पे एक पब्लिक नोटिस देगा डी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डी की, पब्लिक नोटिस देना, कि लोगों को पता लगे कि ये रिटायर हो रहा है, ताकि वो इस फर्म के साथ अब बिजनेस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते वो डिसाइड कर सके। ऐसा ना हो कि पब्लिक को पता ही ना हो और वो डी की क्रेडिबिलिटी पे इस फर्म में आते रहे, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल, इफ अ पार्टनर बी रिटायर्स विदाउट इशूइंग अ पब्लिक नोटिस एंड क्रेडिटर्स एक्सटेंड क्रेडिट बिलीविंग बी इज स्टिल अ पार्टनर, बी कैन बी हेल्ड लायबल। अगर मान लो लोन लिया हुआ ए बी सी और डी ने, ठीक है, ए और बी सी इन्होंने लोन लिया हुआ है, लोन जिसमें डी की क्रेडिबिलिटी पे लोन एक्सटेंड होता जाता है, प्लस होता जाता है, प्लस होता जाता है। तो यहाँ पे अगर डी ने नोटिस नहीं दिया और एग्जिट कर दिया तो वहाँ पे क्या होगा, डी को फिर भी लायबल माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपल्शन, अ पार्टनर कैन बी एक्सपर्ड। पहला, गुड फेथ, अगर वो मान लो कुछ भी गड़बड़ काम करता है तो उसको एक्सपेल करा जा सकता है। एक्सपल्शन मस्ट बी फॉर लेजिटिमेट रीजन एंड नॉट आर्बिट्ररी। लेजिटिमेट रीजन होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना चाहिए। अपनी मर्जी से विंस एंड फेंसेस पे आप उसको एक्सपेल नहीं कर सकते, ठीक है। डेथ और इंसॉल्वेंसी, अ पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्ट ऑफ फर्म अपॉन डेथ और बीइंग डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। अगर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया घोषित हो गया या फिर उसकी डेथ हो गई तो वो पार्टनर नहीं होगा फर्म का। उसके बाद फर्म में डिजॉल्व अनलेस एग्रीमेंट स्पेसिफाइज अदरवाइज। अब फर्म जो होगी वो डिजॉल्व हो जाएगी अगर 2 ही लोग हैं, ए और बी। अब ए की डेथ हो गई तो फर्म तो डिजॉल्व हो ही जाएगी, अकेले फर्म थोड़ी चलेगी, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, जो आउटगोइंग पार्टनर है उसकी क्या लायबिलिटी होती है, एंड आउटगोइंग पार्टनर रिमेन्स लायबल फॉर पास्ट एक्ट, जो ऑलरेडी हो चुके हैं उसके लिए लायबल होगा, अनलेस डिस्चार्ज बाय एन एग्रीमेंट विद द फर्म एंड क्रेडिटर्स। जो अगर मान लो सेपरेट एग्रीमेंट हो जाता है तो वहाँ पे एक नया एग्रीमेंट हो गया है, तो वहाँ नए एग्रीमेंट की वजह से वो लायबल नहीं होगा, बट वो जो नया एग्रीमेंट होगा वो पार्टनरशिप जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनके साथ होगा और क्रेडिटर जिसने लोन दे रखा है उसके साथ होगा, ठीक है। फॉर फ्यूचर एक्ट्स दे आर नॉट लायबल फॉर इफ प्रॉपर नोटिस ऑफ सेसेशन इज इशूड। फ्यूचर एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा अगर पब्लिक नोटिस दिया हुआ है, ठीक है। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, राइट्स क्या है, पहला राइट टू कैरी ऑन कॉम्पीटिंग बिजनेस। अब भाई उसने आउटगोइंग हो गया, वो एग्जिट कर चुका है, तो अब कोई भी बिजनेस कॉम्पीटिंग शुरू कर सकता है, ठीक है। राइट टू रिटेन शेयर, आउटगोइंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू देयर शेयर ऑफ फर्म्स एसेट और प्रॉफिट अपॉन रिटायरमेंट और सेसेशन। जो भी उनका शेयर होगा फर्म में प्रॉफिट का वो उसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स इन अ डिसोल्यूशन कंटेक्स्ट, पहला क्या है, सेक्शन 45, आउटगोइंग पार्टनर्स में रिमेन लायबल फॉर फर्म एक्ट अनलेस पब्लिक नोटिस इज इशूड। पब्लिक नोटिस इशू करना बहुत जरूरी है। सेकंड क्या है, इफ अ फर्म कंटिन्यूज टू यूज एन आउटगोइंग पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉपर्टी देन दे आर इंटाइटल्ड टू ईदर इंटरेस्ट और अ शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न विद द प्रॉपर्टी। मतलब अगर जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका कोई शेयर है रिमेनिंग फर्म के पास, फर्म अगर इसको यूज करती है, ठीक है, तो जो
आउटगोइंग पार्टनर होगा वो इंटाइटल होगा उस इंटरेस्ट के लिए या उस शेयर के लिए या उस प्रॉफिट के लिए जो उसको यूज़ करके आया है। उसके बाद पोजीशन ऑफ माइनर इन अ पार्टनरशिप, ये आपकी मैंने ऑलरेडी कवर की हुई थी सेमेस्टर 1 में, जो कि एग्रीमेंट विद द माइनर्स था, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें दो चीज़ें लगती हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगती है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगते हैं, दो एक्ट्स लगते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको माइनर्स एडमिशन टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब क्या है, माइनर जो होगा वो आपको याद होगा कि जो माइनर होते हैं वो जो एग्रीमेंट में एंटर करते हैं वो सिर्फ उनके बेनिफिट के लिए अलाउ होता है। तो माइनर का एडमिशन जो पार्टनरशिप में होगा, क्योंकि ये भी एक एग्रीमेंट है, तो उसके बेनिफिट के लिए ही होगा, उसमें कोई लायबिलिटी नहीं हो सकती। अ माइनर में बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, मतलब कंसेंट रिक्वायर्ड है सभी पार्टनर्स की। अ माइनर कैन नॉट बी अ फुल पार्टनर एज दे आर इनकेपेबल ऑफ एज्यूमिंग लाइबिलिटीज, मतलब लाइबिलिटी नहीं होगी बट बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। दे कैन ओनली एंजॉय द प्रॉफिट एंड बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप, प्रॉफिट और बेनिफिट होगा। जनरली ऐसे केसेस में कब होता है कि जब ए और बी और सी, तीन पार्टनर्स हैं, सी की डेथ हो गई, इसका बेटा है डी, सी के सन है डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस एग्रीमेंट ऐसा बना लिया जाता है जो हेरिडिटी टाइप का होता है, जहाँ पे सी की जगह पे डी आ जाएगा, और जब तक डी मेजर होगा तब तक उसको सिर्फ प्रॉफिट्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, और मेजर होने के बाद उसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो रेटिफाई करे कि वो इस एजेंसी, इस फर्म में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, ठीक है। तो ऐसे ही ए और बी के भी रहता है, अगर इनकी डेथ हो जाएगी तो इनके बच्चे भी उसमें आ सकते हैं। ऐसा एक जनरल एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप का। Example, a partnership firm agrees a minor X can receive a share of profit without being liable to firm debts. सेकंड क्या, राइट ऑफ माइनर पार्टनर, क्या राइट्स हैं माइनर पार्टनर के, पहला राइट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट का राइट है। सेकंड राइट टू एक्सेस अकाउंट, अकाउंट एक्सेस कर सकता है, क्योंकि अकाउंट एक्सेस नहीं करेगा तो उसको एक्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। राइट टू सू, माइनर सू कर सकता है टू क्लेम प्रॉफिट्स, ठीक है। बट माइनर जो है वो लीगल एक्शन फॉर डिसॉल्विंग द फर्म इनिशिएट नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपका केस लॉ है, ये आप देख लेंगे। लाइबिलिटी ऑफ माइनर पार्टनर, लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ शेयर इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, दे आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर फर्म्स डेट। अब सपोज ए बी और सी ये है, अब सी इसमें माइनर है, ठीक है, सी माइनर है, प्रॉफिट हुआ 30 लाख का, लॉस हुआ 15 लाख का, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं, इनका शेयर कितना बनेगा, 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख, ठीक है, जो जनरल एग्रीमेंट होता है। लॉस कितना बनेगा, 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख। तो अब ऐसा नहीं होगा 15 लाख यही दोनों पे करेंगे, मतलब 20 में से 15 दे देंगे तो बचेगा क्या, 5 लाख रुपए, नहीं। इसमें क्या होगा, जो ये शेयर है इसका प्रॉफिट का, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, आफ्टर रिड्यूसिंग लॉसेस, ठीक है। तो ये 10 में से भी 5 जाएगा, मतलब 555 पर हेड आएगा, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कैसे लॉसेस डिवाइड होते हैं। ए बी और सी तीन पार्टनर है, सी जो है माइनर है, प्रॉफिट हुआ 15 लाख का, 5, 5 और 5 का प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट है, ठीक है। लॉस हुआ 10, 10 और 10 का, ठीक। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो पार्टनर्स होते हैं वो पर्सनली लायबल होते हैं लॉसेस को फुलफिल करने के लिए, ठीक। 5 लाख रुपीस का तो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अब कितना बचा, 5, 5 और 5, ये बचा अमाउंट। इसको मतलब 5 लाख रुपीस देने हैं, टू बी गिवन, ठीक है, ये देने हैं हर पार्टनर को। अब सी तो माइनर है, अब सी की पर्सनल लायबिलिटी तो जीरो होती है, ठीक है। तो सी की तो पर्सनल लायबिलिटी हो नहीं सकती, तो ये 5 लाख रुपीस क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे इन दोनों में। तो 2.5 और 2.5, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा इसमें। तो टोटल ए को कितना अपना पर्सनली देना पड़ेगा, 7.5, और बी को कितना देना पड़ेगा, 7.5। अब समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस तरीके से लायबिलिटीज डिसाइड होती है। उसके बाद है पोजीशन ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी, अगर मेजॉरिटी अटेन होगी तो क्या पोजीशन होगी, कंटिन्यू कर सकता है, चूज करेगा, पहला कंटिन्यू करेगा एज अ पार्टनर, सेकंड डिसोसिएट फ्रॉम द फर्म, या तो डिसोसिएट कर लेगा या तो पार्टनरशिप ज्वाइन कर लेगा पार्टनर के जैसे। डिसीजन जो होगा वो 6 मंथ्स में होगा, जब जो माइनर पार्टनर है वो मेजर हो जाएगा तब से उसके पास 6 मंथ्स का टाइम होगा, मतलब 18 ईयर्स का होते ही, जिस दिन 18 ईयर्स का हुआ प्लस 6 मंथ्स का टाइम होगा उसको ये डिसाइड करने के लिए कि वो या तो पार्टनरशिप में रहना चाहता है या फिर उसे डिसोसिएट करना चाहता है। पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, इफ पार्टनर ऑप्ट्स आउट दे मस्ट इशू अ पब्लिक नोटिस, अदरवाइज दे विल डीम टू हैव बीन चूजन टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर। पब्लिक नोटिस दे दिया तो मान लिया जाएगा कि वो पार्टनर ही है, ठीक है। उसके बाद ये आपके प्रोविजंस जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं वो भी रेलेवेंट है, आप इसमें अब मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो आप सेमेस्टर 1 की वीडियो में जाके, जहाँ पे मैंने माइनर को डील किया हुआ है, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं डेप्थ में, यहाँ पे मैंने बस रेलेवेंट लिखा हुआ है।
ये आपकी एक टेबल है जो डिफरेंस बताती है माइनर पोजीशन इन पार्टनरशिप एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो आप देख लेंगे अपने हिसाब से, कोई भी इसमें इशू नहीं है। एग्जाम्पल, अ फर्म ऑफ ए बी एंड सी admits X as a minor to share of 10% of the profit. X cannot make business decision or bind the firm but can claim share of profit. मतलब 10% तो क्लेम करेगा जो प्रॉफिट होगा, बट बिजनेस में डिसीजन नहीं लेगा और बाइंड नहीं कर सकता। जैसे मान लो एक्स ने डील कर लिया ई के साथ, तो ये इसका जो ये डिसीजन होगा ये फर्म के ऊपर, जो फर्म है ए बी सी की, उस पर बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद ये केस लॉ है, ये केस लॉ आप देख सकते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ये एक पार्टनरशिप का है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, ये आपको डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। उसके बाद आप डिसोल्यूशन की बात करेंगे। डिसोल्यूशन कैसे होता है? पहला, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, खत्म कैसे होगी? एग्रीमेंट के थ्रू, म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स के थ्रू एक एग्रीमेंट हुआ और खत्म हो गई पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है। उसके बाद सेकंड, कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी कब होगा? जब अनलॉफुल बिजनेस हो जाएगा, जब बिजनेस को अनलॉफुल डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है। सपोज ड्रग्स को सेल करना एक टाइम पे लॉफुल था, बट सम टाइम बाद उस ड्रग को उन्होंने अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया। अब ये पार्टनरशिप क्या हुई? अनलॉफुल बिजनेस हो गया, तो यहाँ पे डिसोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इंसॉल्वेंसी, ऑल पार्टनर्स या फिर एक भी पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए। हाँ, एक्सेप्ट एग्जांपल है कि अगर मान लो ए बी सी डी, ठीक है, इसमें 4 पार्टनर्स हैं, अब डी इंसॉल्वेंट हो गया, सी इंसॉल्वेंट हो गया, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी। बी भी इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तब पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, क्योंकि अकेला पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म नहीं चला सकता। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, सेक्शन 44 डील करता है इसके बारे में। इंसेनिटी, इफ पार्टनर बिकम परमानेंट इनकेपेबल ऑफ मैनेजिंग बिजनेस। इंसेनिटी भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का याद करो, अगर पर्सन इंसेन है तो वो परफॉर्म कर ही नहीं सकता, तो परफॉर्म नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद मिसकंडक्ट, अगर कोई पार्टनर मिसकंडक्ट करता है, अब पार्टनर प्री जुडिशियल टू फर्म्स बिजनेस में कोई भी मिसकंडक्ट आता है। उसके बाद परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, अगर कोई विलफुल ब्रीच करता ही जाए तो उसको भी पार्टनरशिप से निकाला जा सकता है या पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जा सकता है। इनफेजिबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी में चल ही नहीं रहा, बिजनेस के लिए हो रहा है बट लॉसेस ही हो रहे हैं लगातार, तो उस बिजनेस को रन करके कोई फायदा नहीं है, लगातार लॉसेस हो रहे हैं, तो कहां तक कोई लॉसेस को बियर करेगा? तो वो प्रॉफिट कर नहीं पा रहा है, तो इसलिए वहां पे उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। उसके बाद जस्ट एंड इक्विटेबल कॉज, कोई भी वैलिड रीजन है जो कि कोर्ट सही समझे, कोई वैलिड रीजन किसी भी फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए, तो वो डिसॉल्व कर सकते हैं, सेक्शन 44। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसीज, कोई कंटीजेंसी हो जाए, एक्सपायरी ऑफ टर्म स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सपोज 1 साल का एग्रीमेंट था, उसमें वो 1 साल खत्म हो जाए। ठीक है। कंप्लीशन ऑफ बिजनेस वेंचर, कोई बिजनेस के लिए पर्टिकुलरली हम लोग जुड़े थे, सपोज ए बी और सी और डी 4 लोग जुड़े एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, सपोज मैरिज इवेंट के लिए, मैरिज इवेंट खत्म हो गया, पार्टनरशिप क्लोज। डेथ या फिर इंसॉल्वेंट हो जाए पार्टनर, तो वो खत्म हो जाएगा कंटीजेंसी की वजह से, कंडीशन आ गई ना भाई, डेथ हो गया या फिर इंसॉल्वेंट हो गया। फिर उसके बाद डिसोल्यूशन बाय नोटिस, पार्टनरशिप एट विल, एनी पार्टनर में डिसॉल्व फर्म बाय सर्विंग रिटर्न नोटिस टू अदर पार्टनर्स को नोटिस देख के डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं डिसोल्यूशन के? पहला, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट को सेटल करना पड़ेगा, डेट्स को पेमेंट करनी पड़ेगी, जो भी थर्ड पार्टी से आपने डेट्स लिया है, लोन को रिपेमेंट करना पड़ेगा, जो भी लोन लिया है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग एसेट्स, जो बचेंगे एसेट्स उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा अमंग द पार्टनर्स। ठीक है। ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, अ फर्म हैज एसेट्स वर्थ ₹10 लाख, डेट्स ऑफ 6 लाख, रिमेनिंग 4 लाख इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स बेस्ड ऑन देयर एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट होगा, जिस प्रोपोर्शनेट से शेयर बंटना होगा उस अकॉर्डिंग बंट जाएगा। ठीक है। कंटिन्यूइंग लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स रिमेन लायबल फॉर फर्म एक्ट अंटिल पब्लिक नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन इज इशूड। अगर डिसोल्यूशन का पब्लिक नोटिस इशू नहीं किया है, तो जो फर्म के एक्ट्स हैं उनके लिए वो लायबल रहेंगे। ठीक है। राइट ऑफ पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन, पहला इक्विटेबल डिवीजन, जो डिवीजन होना चाहिए इक्विटेबल होना चाहिए। ठीक है। जो प्रोपोर्शन आपके एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है। राइट टू रिटर्न कैपिटल, जो कैपिटल है उसको रिटर्न करना पड़ेगा, जिसका कैपिटल है उसको। ठीक है। राइट टू प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। ठीक है। उसके बाद पब्लिक नोटिस, सेक्शन 72 डील करता है पब्लिक नोटिस से। पब्लिक नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन मस्ट बी गिवन टू इंश्योर दैट पार्टनर्स आर नॉट हेल्ड लायबल फॉर फ्यूचर एक्ट ऑफ फर्म। अगर पब्लिक नोटिस नहीं देंगे तो फ्यूचर एक्ट ऑफ फर्म के लिए भी पार्टनर्स लायबल रहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल्स एंड केस लॉज, ये आप देख लेंगे। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, ये आपके केस लॉज हैं, ये आप देख लेंगे, इसमें कोई भी आपको इशू नहीं आएगा समझने में, ये केसेस मेंशन्ड हैं।
ये ब्रीफ है एक फर्म का डिसोल्यूशन का। ये सारे सेक्शंस मैंने मेंशन करे हुए हैं, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है। ये सेक्शन 39, 40, 41, ये आपका पूरा टोटल 55 तक सेक्शंस हैं जो आपके डिसोल्यूशन की बात करते हैं। 44 से 55 आपके कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात कर रहे हैं 39 से 43। ठीक है, तो ये आपका पार्टनरशिप एक्ट क्लोज हो गया आज। कोई भी डाउट हो तो आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसी के साथ आपकी यूनिट 2 भी खत्म हो जाती है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सेमेस्टर 2 की। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।